हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एम्पीयर सर्कुलर लॉ में मॉडिफिकेशन की क्यों जरूरत है। एम्पीयर सर्कुलर लॉ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एम्पीयर सर्कुलर लॉ क्या बताता है, किसी क्लोज पाथ से ऑफ लाइन इंटीग्रल d dot dl is equal to mu naught. This is known as ampere circular law. Means MMF enclosed by a closed path is equal to mu naught times of total current linked by charge. मगर हमें पता है as well as the situations are changed, we require to modify. तो एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें हम प्रूव करेंगे कि ये एम्पीयर सर्कुलर लॉ फेल होगा। आइए उस केस को देखते। मान लेते हैं हमने एक कैपेसिटर यूज किया और इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने कोई सप्लाई, ठीक है, या कोई डीसी। तो हम जानते हैं इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो होगा। तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि यहां पर वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक नीडल को रखा तो यहां पर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज फ्लो। बट इट इज फाउंड दैट in this region between these two plates there is no conductor. There is a air or dielectric medium between these two plates. But when magnetic needle is placed here and circuit is done on, switch is pressed, then it is found that deflection is also come in magnetic needle here. तो दिमाग में क्वेश्चन आया, जब ये करंट नहीं फ्लो हो रहा तो इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन क्यों आया, जबकि एम्पीयर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग यदि देखें तो यहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन कैसे आया? दिस इज द क्वेश्चन फॉर दिस। वी डिपेंड मोस्टली फॉर प्रैक्टिकल, सो वी बिकम डिस्टर्ब। हमें कंफ्यूजन दिमाग में आ गया कि हाउ दिस डिफ्लेक्शन इज कम इन दिस मैग्नेटिक नीडल while there is no current is flow between these two. Then Maxwell ने क्या कहा? मैक्सवेल कहता है कि जैसे कि फैराडे लॉ कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ जनरेट हो सकता है, वोल्टेज जनरेट हो सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो डिफ्लेक्शन आए। और जो मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने का कॉज क्या बताया उन्होंने? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कब होगा? एसी, ठीक है। तो दोबारा ध्यान से सुनिए, इन दो प्लेट्स के बीच कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, बट प्रैक्टिकली डिफ्लेक्शन इज कम इन दिस नीडल। देन आवर सिचुएशन दैट करंट डज नॉट फ्लो बिकम क्लियर, ठीक है। देन मैक्सवेल कम, ही से दैट, क्या कहा उन्होंने? जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज बनता है, इसका रिवर्स भी सही होना चाहिए। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ही पैदा हुआ, और इसके वजह से जो हमने इमेजिनरी करंट माना, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसने दिया? मैक्सवेल ने। तो जनरली हम कैसा करंट मानते हैं? करंट इज फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। और मैक्सवेल ने नए करंट को, इमेजिनरी करंट को माना जो
चार्ज के फ्लो होने से नहीं जनरेट हो रहा था, विच इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि इसको मॉडिफिकेशन की, इसको एम्पियर सर्कल लॉ को मॉडिफिकेशन की जरूरत। तो क्या कहा मैक्सवेल ने, क्या कहा, एक नया वर्ड यूज किया, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो ये है क्या करंट, जरा समझिए, द करंट which is produced, the current which is produced due to time varying electric field oblique flux, इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने से जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कोई कहे आपसे क्या डिस्प्लेसमेंट करंट में कोई चार्ज फ्लो होता है? नहीं, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, किसकी वैल्यू। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट A, और हम जानते हैं E की वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। राइट, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन 1 and 2 क्या रिजल्ट निकलेगा, phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इनटू A से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से, ठीक है। तो d phi बाई dt, ये क्या हो गया, कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट करंट। डेफिनेशन यही कह रही है, तो किसके इक्वल हो गया बेटा, phi की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया बेटा, d अपॉन dt, ठीक है बेटा। एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया तो क्या हुआ, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट dq बाई dt, और dq बाई dt क्या होता है, पहले ये निकालो, आईडी मत लिखना, ये निकालो, dq बाई dt क्या होता है, करंट, ठीक है। तो क्या हो गया, d phi बाई dt इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट I, और इसी करंट को नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट d phi बाई d। नोट कर लीजिए इसको। अब आगे किसके इक्वल है डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट d phi बाई d। आगे नोट कर लीजिए। तो मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, ये क्या है, ये केवल एम्पियर सर्कल, बड़े आगे रफ करना है इसको, ना? तो बस तो क्या होगा, बाई मैक्सवेल ने क्या कह दिया भाई, मैक्सवेल ने कहा दो तरह का करंट होता है, एक तो कंडक्शन करंट जो चार्ज कैरियर के फ्लो होने की वजह से हो रहा है, एक और करंट होता है जिसमें चार्ज कैरियर फ्लो ही नहीं होते बट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसका नाम क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट। तो बाय मैक्सवेल द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कल लॉ is
मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगी, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट एक नहीं होता, दो का सम होता है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ गया बेटा, ID की वैल्यू आप पुट कर दोगे, क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I कंडक्शन करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi by dt, और लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi by dt। This is known as Ampere circle law modified by Maxwell. This is Ampere's circular law modified by Maxwell। तो बच्चों मैक्सवेल ने क्या काम किया, मैक्सवेल ने एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई किया, उसने उसको जीरो नहीं किया, उसी में करेक्शन किया। तो कोई आपसे पूछे एग्जाम में करेक्शन फैक्टर क्या है, दिस इज द करेक्शन। इतना तो एम्पियर सर्कुलर लॉ था ही, इतना टर्म मैक्सवेल ने मॉडिफाई, ठीक है, दिस इज नोन एज एम्पियर सर्कुलर लॉ मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल। अब जो आप अभी तक पढ़े हो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उन सब को मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशन की फॉर्म में छोड़ा। कितनी इक्वेशन की फॉर्म में, 4 इक्वेशन की फॉर्म में। वो इक्वेशंस आपको लिखवा देते हैं, बाय चांस एग्जाम में पूछ सकता है कि कोई सी मैक्सवेल की इक्वेशन। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस लिखना हो, मैक्सवेल फर्स्ट, ये कुछ नहीं है, नया काम नहीं किया, केवल मैक्सवेल की 4th इक्वेशन है जिस पे मैक्सवेल ने काम किया है। 3 इक्वेशंस जो हम लॉ पढ़ चुके हैं उन्हीं पे बेस्ड है। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन किस पे बेस्ड है, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट इक्वेशन is based on Gauss law in electrostatics। इस पे बेस्ड है गॉस लॉ। इसका फॉर्मूला क्या है, सरफेस इंटीग्रल क्लोज पाथ E डॉट S dl dA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। ये कुछ नहीं है, ये गॉस लॉ का दूसरा लॉ। देखो इंटीग्रल dA का मतलब यही है E into A इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A को गॉस ने कहा। तो कुछ नहीं है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मॉडिफाइड। ठीक है, अब पढ़ते हैं मैक्सवेल की सेकंड। Maxwell की second equation, Gauss law in magnetostatics। ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल B डॉट ds इज ऑलवेज इक्वल, सरफेस इंटीग्रल B डॉट ds, B के लिए h भी लिखा हो सकता है, B डॉट ds इज इक्वल टू 0, मींस इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक मोनोपोल
डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं मैक्सवेल की थर्ड। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Maxwell third equation is based on Faraday law of electromagnetic induction। ये क्या है? लाइन इंटीग्रल E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई। वैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पे डेल फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है एम्पियर सर्कुलर लॉ मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल, तो हम लिख, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले फोर्थ लिखी थी मगर उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बेस पर लिखी, मगर ये सीक्वेंस में चारों लिख रहे हैं, इसमें फोर्थ भी लिखा है। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन एम्पियर सर्कुलर लॉ मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल। एम्पियर सर्कुलर लॉ मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब ने किस पे काम किया? एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। मैक्सवेल ने केवल अपना काम फोर्थ इक्वेशन पे किया, मॉडिफिकेशन, बाकी थ्री इक्वेशंस तो लॉ को मॉडिफाइड करा इधर उधर, ठीक है। अब ये क्या है? लाइन इंटीग्रल बोलो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई। दिस इज मैक्सवेल फोर्थ। एनसीईआरटी में आपकी लिखी हुई है चारों इक्वेशन, तो पूछ ना ले, हालांकि सिलेबस में नहीं, पर पूछ सकता है कि वो इक्वेशन लिखो। चारों इक्वेशन लिख देगा कि थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, इस तरह से पूछ सकता है। ये चारों इक्वेशन लिखी हुई है मैंने आपको, ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे सनलाइट आ रही है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल रेज, रेडियो वेव्स, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम है, उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना, ठीक है। और सबका एक एप्लीकेशन याद करना है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। सारी वेव्स का एप्लीकेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में हम इनको याद करेंगे, ठीक है, एक सीक्वेंस में याद। तो जरा लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? Generally, electromagnetic waves are propagation of electric field vector and magnetic field vectors which are perpendicular to each other। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पर प्रोपागेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा
यदि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और नेक्स्ट जेड एक्सिस के अलोंग वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स which are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation। जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक। ठीक है, अब कैसे आगे बढ़ रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये हम पता लगा। तो एक फॉर्मूला आप याद कर लो, P is equal to E क्रॉस H। ये है along the direction of propagation, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उनसे बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से प्लेन बना है उसके परपेंडिकुलर वेव आगे बढ़ रही है। तो एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। कहेगा क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड माइनस x एक्सिस के अलोंग। तो बताइए हमारी वेव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी? तो बेटा E और H, y का दूसरा नाम होता है, हमने आपको याद करा होगा J, x माइनस I। तो बेटा J क्रॉस I माइनस कॉमन हो गया। J क्रॉस I क्या होता है? माइनस के। माइनस के इसका मतलब वेव z डायरेक्शन में आगे बढ़। ये सब मैंने वेक्टर्स कराए होंगे ढंग से, वो इसीलिए कराए थे जिससे आपका बेस में। तो ये समझ रहे हैं? तो जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, ये था वेव का प्रोपागेशन। अब वेव का एक सीक्वेंस जरा देखते हैं। और वैक्यूम में वेव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ती। सारी वेव कितने तक? वैक्यूम में, यहाँ कोई भी हवा नहीं। ठीक है, तो जरा इसका सीक्वेंस याद करते हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स-रेज, गामा रेज। रेडियो वेव्स को भी शॉर्ट रेडियो लॉन्ग वेव उसमें पार्ट देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ डिवाइड कर दिया है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग। इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वेवलेंथ इंक्रीज। नोट करिए। अब कितनी किसकी वेवलेंथ है ये रेंज भी आपको याद है। ये सीक्वेंस याद करना है, हर एक का आपको मिनिमम 2 यूज करना है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।